आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो आज अपन शुरू करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए भी और हमारे 11th के लिए भी, ठीक है। उसको अपन शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है समझ लेते इसको पहले अपन। आईपी, तो आईपी क्या होता है? कोई भी एटम है, ठीक है, एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम है, तो उनके एटम है उसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कोई एटम है, उसके एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुझे, और मुझे आयन में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। तो जो एनर्जी अपन देते हैं उसको, वो होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसको ऐसे बोलते हैं अपन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और कहां से? 1 मोल गैसियस एटम से। वर्ड है रखना, लिख देते हैं अपन इसको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहां से? आउटर मोस्ट सेल से, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ 1 मोल gaseous atom of an element। डिफाइन किसके लिए करते हैं अपन? 1 मोल के लिए करते हैं, ठीक है। किस स्टेट में? गैसेस स्टेट में। क्या करना है? रिमूव करना है किसको? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये समझ के इसको इधर, वैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। इस थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन था, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने इसको एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर हो गया। तो कितनी एनर्जी दी मैंने इसको ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? वो क्या होगी? उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसको रिमूव करने की जो एनर्जी अपन देते हैं वो किसकी वैल्यू होती है? उसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल। और डिफाइन किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए करते हैं हमेशा, 1 मोल और गैसेस स्टेट में, ठीक है। ये होता है आईपी की वैल्यू। सिंपल सा क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी तुमने दी उसको, दे रहे हो एनर्जी, तो वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? आईपी बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। एक तो ये। अब इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करेगा, कि जो वैल्यू आएगी इसकी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो अपन समझते हैं। कौन कौन से फैक्टर है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो 5 फैक्टर पढ़ने अपन को। फर्स्ट है साइज, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से आईपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? समझो इसको, देखो इधर एक फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मुझे एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा? बोलो, यहाँ से कि यहाँ से? अभी न्यूक्लियस चार्ज की बात मत करो, वो नेक्स्ट फैक्टर वही है कि जो चार्ज पे डिपेंड करेगा, कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला, वो उसको छोड़ दो। अभी खाली साइज देखते हैं अपन कि एक साइज छोटी, एक साइज बड़ी है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा? यहाँ से ईजी होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो क्या होगा? फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी, और फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। पढ़ा था मैंने, फॉर्मूला एक पढ़ा था, F = K(Q1Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/R स्क्वायर। अगर R बढ़ रहा है तो F क्या होगा? कम होता है। R बढ़ेगा तो F क्या होगा? कम हो जाएगा। वही सेम चीज है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो क्या हुआ? देखा, एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो आईपी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। पता पड़ा? अब जब ये पास में है तो इसकी डिस्टेंस कम, तो इसका जो फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो बाउंड करके रखेगा इसको। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें। तो साइज अगर कम है आईपी की वैल्यू ज्यादा, साइज अगर बढ़ गई आईपी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। पहला फैक्टर। दूसरा समझते हैं, दूसरा है जेड इफेक्टिव।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिंबल लिखा है मैंने जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? बताओ। जैसे मान लो ये थर्ड सेल है, ठीक है, इसमें +11 लिखा मैंने सेंटर में, और दूसरा देते +12। साइज दोनों की सेम है, अभी साइज बाद में बात करेंगे। एक टाइम पे एक फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक को स्टडी करेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे, फिर तीसरे को देंगे, फिर सबको करेंगे मिक्स। साइज सेम ही है सबकी। यहाँ पे सेंटर में +11 10, यहाँ पे नहीं, +11 और +12 है, ठीक है, दोनों का आउटर मोस्ट ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो किसको रिमूव करना इजी होगा? यहाँ से कि यहाँ से? मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इनमें से दोनों को, तो किस में एनर्जी कम देनी पड़ेगी? यहाँ पे कम देनी पड़ेगी। क्यों? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स वो भी क्या होगा? कम होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। तो अगर चार्ज बढ़ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा आएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो उसको रिमूव करने एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? दो चीज़ें, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा मतलब बाउंड करके रखा उसको, फिर उसको तुम निकाल रहे हो तो क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पढ़े, एटॉमिक साइज जेड इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट? एक नया टर्म है, शिल्डिंग इफेक्ट। इसका एक और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसी बुक में ऐसे लिखा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको समझते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक एटम है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पे दो बना रखे हैं अपने, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये जो न्यूक्लियस है उसका सब पे फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर, इस पे भी लगेगा फोर्स न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। पर यहाँ पे देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर वाला अंदर वाले, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे फोर्स, कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। इसको बाहर धकेलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ धकेलेगा, इधर वाला इधर लगेगा, फोर्स लगने वाला है। पर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सब कैसे कैसे है? नेगेटिव चार्ज है। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? बाहर वाले पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, बाहर की तरफ आउटवर्ड फोर्स, रिपेल कर रहे हैं उसको, बाहर धकेल रहे हैं कि भाई अंदर मत आ तू। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उसको खींच रहा है। दो टाइप के फोर्स लगे इसके ऊपर। न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है उसको, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, लेकिन बाकी सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? उसको रिपेल कर रहे हैं, माइनस माइनस रिपेल होगा। तो होने वाला क्या है? ओवरऑल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस है उसका यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला वो क्या कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं? सब इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये जो है वो होता है शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसको ऐसे बोलते हैं अपन कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है, उसके अंदर जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अभी सुनो, इनर सेल, अंदर वाली सेल, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे वजह कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा एक और देखना, अगर यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है इनका, तो ये पास में आएंगे दूर जाएंगे? बोलो, अगर इन सब का आपस में इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन हो रहा है, तो ये पास में आएगा दूर जाएगा? दूर जाएगा ऑब्वियसली। और दूर जाएगा, साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा दूर दूर रहेगा वो। और साइज अगर बढ़ रही है, आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज बढ़ती है, क्यों? रिपल्सन हो रहा है। और साइज बढ़ेगी तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली डी और एफ ब्लॉक के अंदर ये काम आता है, शिल्डिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ती है डी और एफ ब्लॉक के अंदर। एस और पी में जरूरत नहीं पड़ती उनकी समझाने के लिए, यहाँ तक ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या था? नाम देखो, शिल्डिंग का मतलब शिल्ड कर दिया उसको, पूरा पैक कर दिया, न्यूक्लियस को पैक कर दिया ताकि न्यूक्लियस का फोर्स बाहर नहीं जाए। बढ़ गया शिल्डिंग है, स्क्रीनिंग कर दी उसकी पूरी, उसकी स्क्रीनिंग कर लगा दी पूरी। क्या कर दिया? उसको पैक कर दिया न्यूक्लियस को, कि इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वहां तक नहीं पहुंचे या कम से कम पहुंचे, तो वो है शिल्डिंग इफेक्ट।
याद क्या रखना है तुम्हें, समझना है कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है अगर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्सन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो साइज की वैल्यू बढ़ जाएगी, आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें डायरेक्ट क्या रखना है ऐसे, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा, आईपी की वैल्यू कम। समझ में आ गया, पहले समझने के बाद इसको डायरेक्ट क्या रखना, की बढ़ी है। 3 हो गए। फोर्थ देखते हैं अपन, फोर्थ फैक्टर वो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, और कौन कौन सा लिख देते हैं यहाँ पे मैं। हाफ फील्ड का मतलब पहले आया था आधा भरा हुआ हाफ फील्ड, किसके लिए, जैसे पी है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर 5 है और एफ में कितने 7, ये तो हो गया हाफ फील्ड। ऐसी कंडीशन हो तो क्या बोलेंगे हाफ फील्ड, कोई भी एक कंडीशन हो। और फुली फील्ड में क्या होगा, सब भरे ऊपर, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, कोई भी हो, किसी में P6 होगा, किसी में D10 होगा, किसी में S2 होगा, किसी में F4 होगा। यहाँ पे S नहीं आता कभी, S1 लिखते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्या है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, अपन ने पहले बोल रखा है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन बने कहीं पे क्या आउटर मोस्ट में P3 है, D5 है, F7 है, या फिर S2, P6, D10, F14, इसमें से कोई भी है, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल है। और कोई ज़्यादा स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलने देगा वहाँ से, वो बोलो। कोई पहले से स्टेबल है और तुम उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहे हो, क्या निकलने देगा वो इलेक्ट्रॉन, नहीं देगा। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी है ऐसी तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आईपी की वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देगा, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। समझ में आया, वापस सुनो, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड बने कई कंडीशन तो उसका मतलब वो क्या स्टेबल है, और स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने देगी नहीं आसानी से। फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फोर्थ हो गया। एक और फैक्टर है फिफ्थ, वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर तो वो इनमें ये होता है कि जो जितना न्यूक्लियस के पास में होगा, सुनो, जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास में होगा उसको निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। सही बात है कि जो न्यूक्लियस के पास में है उसका फोर्स ज़्यादा लगने वाला है उसके ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पास में कौन आता है, एस, फिर पी, फिर डी, और सबसे दूर कौन आता है, एफ। तो ये इनके लिए आईपी का ऑर्डर है। मतलब ये हुआ कि कोई भी एक थर्ड ऑर्बिट है, सपोज फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, उस फोर्थ ऑर्बिट में एस भी है, पी भी है, डी भी है, ठीक है। तो उसमें से मुझे अगर एस को निकालना है या पी को निकालना है, डी को निकालना है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी निकालने के लिए, एस वाले को। क्यों, एस वाला न्यूक्लियस सबसे पास में है। थोड़ा दूर कौन है, पी, थोड़ा और दूर डी, सबसे दूर कौन है, एफ। तो जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में होगा उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ये इसके आईपी का ऑर्डर है, ठीक है। एक ही ऑर्बिट के अंदर, एक ही ऑर्बिट में तो लगाना ही है। तो 5 फैक्टर अपन को समझ लेते हैं। ये फैक्टर आईपी को डिसाइड करेंगे कि वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या क्या, सुनो, साइज अगर बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है एटम, साइज बढ़ने से क्या होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस का जो फोर्स लगने वाला है उसके ऊपर वो कम लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, तो आईपी की वैल्यू कम होगी। दूसरा जेड इफेक्टिव, अगर न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लग रहा है उसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियस का कुछ अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है वहां पे, और साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ने से आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर स्टेबिलिटी है, अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल है इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देंगे, फिर भी निकालना है तुम्हें, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें, आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये इनके एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल के ऑर्डर करते हुए कि इसे एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर थोड़ी कम से पी निकल जाएगा। सबसे कम से ये एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक नहीं, एफ ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर क्या था, जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास में होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर थे। अब इसमें पढ़ते हैं कि ट्रेंड क्या है इसका, कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बार लिख दो ये, तुम फोटो खींचना, फोटो खींचो, खींच लिया फोटो। वैसे नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, टेंशन मत लो, वैसे सब नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, सिस्टमेटिक लिखा हुआ परफेक्ट एकदम पूरा, ठीक है। डायरेक्ट क्या रखना इसको,
अब बार बार वो समझने की जरूरत नहीं है कि साइज बड़ी न दूर हो गया, न फोर्स कम लगा, न फिर जाके आईपी कम होनी। जब भी मिल जाए एटॉमिक साइज बड़ी आईपी कम, जेड इफेक्टिव बढ़ा आईपी बढ़ गया, सिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है आईपी कम, स्टेबिलिटी है आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये इनके एसपीडीएफ के ऑर्डर का ये है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन ट्रेंड कि पीरियड के अंदर क्या होगा ना ग्रुप के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होती है, कम होती है। एक तो साइज तो हो रही है कम, ठीक है। और साइज के कम होने से आईपी के क्या फर्क पड़ता है, आईपी की वैल्यू बढ़ती है कम होती है, क्या होती है, कम होती है, बढ़ती है। साइज कम हो रही है तो आईपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो समझे इससे, एक तरीका और है समझने का, ये देखना कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहा हूं मैं, जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे भी समझो इसको दोनों तरह से। क्या होने वाला है, लेफ्ट से राइट जाऊंगा, साइज देख रहे हो तो साइज हो रही है कम, और साइज छोटी हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, उसकी वजह से आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है तो उसकी वजह से भी आईपी क्या होगा, बढ़ता है। कैसे भी समझो इसको। तो याद क्या रखना तुम्हें कि किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इन जनरल क्या होगा, आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके एक्सेप्शन, कुछ जगह गड़बड़ होती है। कौन कौन, जैसे बेरिलियम और बोरॉन, एक इनको समझना अपन को, ठीक है। एक समझना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, एक समझना अपन को मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को, और एक और ले लेते हैं फॉस्फोरस और सल्फर को, ठीक है। तो बेरिलियम पहले आता है, शॉर्ट पीरियड है, क्या बात चल रही है, शॉर्ट पीरियड की बात चल रही है, छोटे वाले पीरियड की, ठीक है। तो बेरिलियम पहले आता है, बोरॉन लास्ट में आता है। होना क्या चाहिए कि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट है बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो लेफ्ट से जा रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, आईपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है, आईपी की वैल्यू कम होगी, बेरिलियम की ज्यादा होती है, ये है एक्सेप्शन। फिर उसको ध्यान से देखा कि रीजन क्या है इसका, ऐसा उल्टा क्यों हुआ। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था कि भाई लेफ्ट से राइट गए आईपी की वैल्यू बढ़ गई, बोरॉन की ज्यादा आना चाहिए था आईपी की वैल्यू, पर हो गया कैसे, उल्टा हो गया, उल्टा कम हो गया बोरॉन वाले, मतलब बेरिलियम की ज्यादा है। फिर ध्यान से देखा इसको बेरिलियम को, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 1s2 2s2, और बोरॉन कैसा है 1s2 2s2 2p1। तो इसको देखो ध्यान से, ये कैसा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फुली फील्ड है, और फुली फील्ड है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, और स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्ट है तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या है, फुली फील्ड, रीजन पता पड़ा, फुली फील्ड और एस ऑर्बिटल। एस कैसा, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है तो स्टेबल है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, क्यों, लेफ्ट से राइट गए आईपी की वैल्यू बढ़ती है, पर हुआ यहाँ पे उल्टा, पता पड़ा रीजन। इसको समझे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, यहाँ पे देखते हैं। तो नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे आता है। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। देखो पहले होता क्या है, होना ये चाहिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, ऐसा आना चाहिए था ऑर्डर। आ क्या रहा है यहाँ पे, उल्टा आ रहा है, ये आ रहा है। फिर इसको देखा ध्यान से कि लफड़ा क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। तो देखो इधर ये होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। देखो ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पे 2p3 2p3, p में कितने 6 आते हैं, आधा भरा हुआ है, ये क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड है तो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने देगा नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें, तो आईपी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। रीजन पता पड़ा। इसको देखते हैं अपन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को, ये है चारों के चारों एक्सेप्शन, समझ रहे रीजन उसका, ये एक्सेप्शन का रीजन क्या है। मैग्नीशियम है कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये होता है। इसके अंदर 1s2 2s2
2p6 3s2 3p1, ये होता है। तो आउटर मोस्ट को देखो ध्यान से, एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एस कैसा फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड स्टेबल है, स्टेबल है तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या है, फुली फिल्ड, तो मैग्नीशियम के लिए आईपी की वैल्यू एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। चेक करें फॉस्फोरस और सल्फर को। अब तुम खूब बताओ, तुम्हें रीजन बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी पहले ये बताओ, फिर बताओ रीजन, कमेंट करो फटाफट। वीडियो रोक दो, वीडियो रोक दो, सोचो, फिर कमेंट करो इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना वापस, पहले कमेंट कर दो आराम से सोच के कि हाफ फील्ड है फुल फील्ड है, कुछ नहीं है, कर दिया कमेंट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, तो फॉस्फोरस पर सल्फर आता है, इसके बाद मैंने सल्फर होना क्या चाहिए कि लेफ्ट से राइट गए अपन, आईपी की वैल्यू क्या होनी है, बढ़नी चाहिए, पर उल्टा हो गया, यहाँ पे कम होगी, फॉस्फोरस की ज़्यादा है। क्यों, तो फॉस्फोरस को ध्यान से देखो, तो उसमें आएगा 3p3 आउटर मोस्ट में, करके देख लो, और इसमें आएगा 3p4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये आएगा फॉस्फोरस के लिए। तो 3p3 कैसा है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल है तो आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड के अंदर 4 एक्सेप्शन थे, ये चारों याद रखना तुम्हें, और उसका रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फुली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये फुली फील्ड है, स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब इन जनरल क्या होना चाहिए था उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे, देखो इधर लिथियम लिखा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। सब लेफ्ट साइड जा रहा हूं मैं, होना क्या चाहिए, आईपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, ये होना चाहिए था ऑर्डर, पर ये और ये बेरिलियम देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है वैल्यू, तो बेरिलियम आ गया बोरॉन की जगह ना, बोरॉन आ गया बेरिलियम की जगह, सेम टू सेम यहाँ कहाँ पे हो गया, नाइट्रोजन आगे एक स्टेप आगे, ऑक्सीजन आ गया पीछे। तो क्या बनेगा ऑर्डर, वो बनेगा ऐसा ऑर्डर कि लिथियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन। तो ये है करेक्ट ऑर्डर। होना ही चाहिए ऊपर वाला, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्यों, लेफ्ट से राइट गए, और लेफ्ट से राइट जाने पे आईपी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो ये बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, ये स्टेप आगे आ गया, मतलब बीई की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा हुई, फुली फिल्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखो, नाइट्रोजन की वैल्यू आईपी बढ़ गई, हाफ फिल, ठीक है। तो तुम चाहो इसको याद रख सकते हो, रखना हो तो तुम्हारी मर्जी, नीचे वाले को, नीचे वाले को, ठीक है। एक हो गया, एक और है जो थर्ड पीरियड उसके लिए, ये तो लिखा नहीं किसी को, ये सब चीजें लिख दो, चलो फोटो खींचो फटाफट, खींच लो फोटो, ठीक है। बेटा तो जगह एक काम करते, यहाँ बनाते अपन, एक और है, तो थर्ड पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। होना क्या चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाओ, आईपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए ऑर्डर, पर क्या है, गड़बड़ है कुछ जगह पे, मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ आ जाती है, मतलब ज़्यादा होती है उससे, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होगा, एल्यूमिनियम के बाद में आ जाएगा, और यहाँ पे फास्फोरस सल्फर के बाद में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, सोडियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, ठीक है। तो इसको तुम्हें याद रखना है, याद रखो या समझ लो, ज़्यादा बेटर वर्ड समझ लो। रीज़न क्या है इसका कि मैग्नीशियम यहाँ आगे आ गया तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों हो गया, जो जो एक्सेप्शन है, जो जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ से आता कंपटीशन में क्वेश्चन, सुन लो, जहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है ना, गड़बड़ हो रही है, वो पूछते हैं, वहाँ से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है। तो हो गया ये क्लियर, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की, और सल्फर से ज़्यादा होगी अपने फास्फोरस की, रीज़न ये रहा, फुली फिल्ड और
हाफ फील्ड। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो क्या पढ़ा आपने अभी तक? एक तो पढ़ा आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन 1 मोल गैसियस एटम। ओके समझे, आइसोलेटेड, उसमें निकालना है। फिर इसके 5 फैक्टर थे। पहला क्या था, एटॉमिक साइज अगर बढ़ रही है तो आईपी की वैल्यू कम। फिर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर थर्ड क्या था, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होने वाला उसका, इलेक्ट्रॉन की साइज दूर दूर रहेगा, वो साइज बढ़ेगी तो शिल्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आईपी की वैल्यू कम होगी। फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और लास्ट पढ़ा था पेनिट्रेटिंग पावर, एसपीडीएफ उनका ऑर्डर। फिर ये जनरल ट्रेंड पढ़ लिया पीरियड का, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होने वाला है शॉर्ट पीरियड के अंदर। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।